ये महंगाई का तूफान भी लहरों की तरह आ कर पाकिस्तान की आवाम से एक दफ़ा टकराता है जब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई बढ़ जाती है, फिर दोबारा आके टकराता है जब डॉलर की कदर में इजाफा हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आके टकराता है जब इस मुल्क के अंदर सैलाब आता है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान क्या इसके लिए तैयार है? अवाम का तो जो एक पर्सपेक्टिव है बार बार आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि अवाम को मईशत के बारे में कुछ पता है नहीं। कोई भी इन्हें कभी भी मामू बना दे और किसी भी नोयत का चूरन बेच दे, ये ख़रीद लेते हैं, क्योंकि चूरन फरोश मुल्क में बहुत घूम रहे हैं और चूरन के ख़रीदार भी मुल्क में बहुत हैं, यानी कि हमारी अवाम। लेकिन सनतकार ताजिर अब क्या करेगा? देखिए, ये जो लोग अजनास में काम कर रहे हैं, कमोडिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे कैन जैक अप द प्राइसेस, बट कैन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो जैक अप द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोड्यूस? क्योंकि अगर वह नेसेसिटीज़ नहीं हैं, यानी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल नहीं हैं, तो फिर उनकी सेल्स में डिक्लाइन आएगा। और इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, यकीन करें, मैंने सुना है कि स्टील बार्स की डिमांड भी गिर रही है, ट्विस्टेड स्टील बार की, जिसको आप लोग सरिया कहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ़िलहाल के लिए रुक जाएगी। कल आपने बिलावल साहब का बयान देखा, उन्होंने कहा भी सबसे पहले तो हम लोगों को बचाएंगे ना, तो अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बाद में रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन की बातें होंगी। तो अब इस सिलसिले में क्या होता है? लोग सोच रहे हैं इकोनॉमी किक स्टार्ट भी हो सकती है, जैसे पहले हुई थी। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में ज़लज़ला आया था, उसके बाद फिर खूब नोटू इकट्ठा हुआ, ठीक है। पाकिस्तान ने वो जो नोटू इकट्ठा किया था वो अपनी मईशत पर ख़र्च किया, उसका बहुत फ़ायदा हुआ जनाब मुशर्रफ साहब को, उन्होंने ज़बरदस्त इकनॉमिक ग्रोथ दिखाई। ये वाक़या 2005 में पेश आया, 8 अक्टूबर को, याद होगा आपको। ये मैं जोड़ रहा हूँ आपके सामने सिलसिला। ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 को, मुझे आज भी याद है। उसका लर्ज़ा यहाँ कराची में तो महसूस नहीं हुआ था, लेकिन पूरा पाकिस्तान हिल गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इमदाद शुरू हुई। सबसे पहले ये लड़का आया था फ़ख्र आलम, बड़ा ये जो सिंगर है ना फ़ख्र आलम, इसने सबसे पहले इमदादी सामान इकट्ठा किया था। आज भी लोग खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसने जो है वो इमदादी सामान इकट्ठा करके अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम किया। लेकिन वो जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो नोटू आया था ना, उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो गई। सबसे पहले लेबर क्लास हमारी अपग्रेड हो गई, लेकिन लेबर कॉस्ट बढ़ गई। देखो, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब सैलाब आया है, अब सैलाब के बाद जो आपका लेबर यहाँ पे काम कर रहा होगा कराची शहर में, अब वो क्या करेगा? वापस गांव पहुँचेगा, क्योंकि उसने अपना घर बचाना है। नहीं समझे? टेक्निकल पॉइंट है। शहर के लोगों को कुछ नहीं पता। शहर के लोग पानी की बोतलें इकट्ठे करके निकल लें, गाँव के लिए निकल लें। अब बात ये किधर जा रहे हैं? निकल लें, हम हैदराबाद से आगे निकल लें। अब जब वहाँ निकलते हैं तो हाईवे पे ही रहते हैं ये। अरे गांव गोश्त तो अंदरून में जाकर है मियाँ। हाईवे पे आप जिसको भी, जिस शहर पर भी रुकेंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये जो कुछ नाम निहात, मैं कहना तो नहीं चाह रहा कि अच्छे काम भी कर रहे हैं लोग, सोशल वर्कर अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो नंगे फिर रहे हैं और ये वो। यार प्लीज़, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको समझा दूँ। मैं सिंध के गांव घोटों में घूमता हूँ, मैंने इस मुल्क की जो है ना जगह जगह की खाक छानी है। पैर में जूती नहीं, पेट में रोटी नहीं, यह आम हर गांव की कहानी है, चाहे सैलाब हो या ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इस गुर्बत का जिक्र मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। मैं आम गांव गोट जाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं सिर्फ उन्होंने शलवार पहनी हुई होती है, वो भी छोटे भाई की, और वो घूम रहे होते हैं, ना उनके पैर में चप्पल होती है, ना पेट में रोटी होती है। बेचारे जो आदमी गुजर रहा होता है, अगर उनको कोई चीज़ ऑफ़र करेगा वो ले लेंगे। अब आप अगर उनसे चाह रहे हैं कि वो आपको एलेबोरेटली एक्सप्लेन करें कि उनके इलाके में किस सतह का सैलाब आया है, तो दे आर नॉट ए मीटियोरोलॉजिस्ट। एक तेल के पैकेट के लिए, एक बिस्किट के पैकेट के लिए, एक पानी की बोतल के लिए वो झूठा भी बन जाएगा, क्योंकि उसको पहले भी कुछ नहीं मिल रहा था। यार, आप लोगों की आंखें ही नहीं खुली नहीं, आपको पता ही नहीं है कि गाँव गोट में लोग किस तरह से रहते हैं। वहाँ नल के टूटियाँ नहीं है, पानी पहले भी नहीं था वहाँ पे। कैसे समझाऊँ यार इनको? ये
बर्गर पप्पू शहर में रहने वाले, इन लोगों को पता है नहीं गांव गोट का क्या हाल है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता हूं, एक चीज यकसा है, गुर्बत। पूरे पाकिस्तान में कहीं निस्बतन कम है, कहीं निस्बतन ज्यादा है। समझो यार, ये टेक्निकल बात है। ये सैलाब आए या ना आए, लोग 40% लोग, मैं नहीं कहता, कोई कहता 50%। इसाक डार साहब से पूछ लो, उन्होंने तो शायद यही फिगर दिया था। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो गुर्बत की लकीर से नीचे कौन है? जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनका कैलोरी काउंट पूरा नहीं है ना WHO के असूलों के तहत। अब सैलाबी कैफियत हैज मेड इट वर्स, यानी बद से बदतर। अंग्रेजी की कहावत, फ्रॉम द फायर इनटू द फ्राइंग पैन, अंग्रेजी की कहावत। तो गुर्बत अपनी जगह मौजूद है। इंडिया वाले क्लिप ऐसे चलाते हैं जैसे वहां पे गुर्बत नहीं है। वहां पे हमसे ज्यादा गुर्बत है भाई, तुम लोग समझो। दुश्मन आप हमारे और हम आपके नहीं है, गुर्बत है। एक बंदे को मैंने देखा ब्रेक पे जाने से पहले, आपको बताऊं, हाथ में प्याज पकड़ा हुआ, प्याज को पकड़ के बोल रहा है ये प्याज गद्दार है, ये प्याज गद्दार है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है ये इंडिया से आया है। बड़ी गहरी बात है समझने के लिए। टमाटर और प्याज को गालियां नहीं दो, ये हमारी खुराक है। अब मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ जनाब बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सुलेमान चावला साहब, सीनियर नायब सदर हैं FPCCI के, और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जनाब सलमान असलम साहब, काटी के सदर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ सुलेमान चावला साहब आपसे करता हूँ। आपको सबसे पहले तो वही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल आप लोगों ने काविश और कोशिश करके एक बहुत बड़ी रकम जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए आपने मुख्तस की, और उसके लिए मेरे ख़्याल से पूरी कौम जो है वो ताजिर सनतकार बिरादरी की मशकूर है। तो ये बड़ा अच्छा काम आपने किया है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसके बारे में भी तमहीद बांधें कि अब सैलाब जो है ये अब मेरे ख्याल से थर्ड वेव ऑफ इन्फ्लेशन है, स्पेशली हिटिंग इनपुट्स फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेड एंड द पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो थोड़ा मुझे ये बताएं कि कारोबार कैसे सर्वाइव करेगा जहां इनपुट्स की कीमतें, यूटिलिटी की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी और सैलाब उसको वर्स्ट बना देगा। जी शुक्रिया अली भाई। और कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें दो एजेंडे थे, एक तो सैलाब ज़दगान के बारे में भी था, और दूसरा हमारा जो के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गए हैं उसके बारे में भी था कि बिजली के चार्जेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो इंडस्ट्री पे बाद में आएंगी। पहले इस वक्त जो बिजली की आ चुकी हैं, जो यूनिट कॉस्ट इस वक्त जो हमारी 21 रुपए से और तकरीबन 42 रुपए पे पहुंच गई है, और मजीद इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि आगे जो है वो इंडस्ट्री चल पाएगी। इसमें हमें बहुत जोर देना होगा कि किस तरह ये हमारी इनपुट कम हो और हमारी जो इलेक्ट्रिकल बिजली की कॉस्ट है वो कम हो। नंबर 2 जो सैलाब की है, इस वक्त देखें, हमें इस वक्त जो सबसे पहले मैं आपका वो सुन रहा था पहला सेगमेंट, उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बिल्कुल जो इस वक्त एक वेव चली हुई है कि हर एक कोई कह रहा है मदद करने पहुंच रहा है, इसको हमें बहुत ही सिस्टमेटिक दे के चलना चाहिए, ना कि हम कई जगह पे जाके और चंद जगहों पे जाके हम अपने पैसे वेस्ट करके आ जाएं। है हर जगह जरूरत है, हर जगह गुर्बत है, जैसे आपने फरमाया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इसको बिल्कुल प्लान्ड वे में चलना चाहिए। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि हमने एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेशन करा है। हम उनके साथ जो है वो करना चाह रहे हैं कि, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें काम कर रहा है, जिनको पता है कहाँ जरूरत है, और बहुत सारी जगहों पे अगर हम अपना सिर्फ एक नाम करने के लिए चले जाएं तो वो हो जाएगा, और वीडियो बना के हम अपलोड भी कर देंगे, वो हो जाएगी, मगर उस वक्त जरूरतमंद तक नहीं पहुंचेगा। हमें इसको पहला जो सेगमेंट है उसको ये लेना पड़ेगा कि हम किस तरह उनको सर्वाइवल के लिए कुछ दें, और दूसरी बात सेकंड में जो उनकी रिहेबिलिटेशन, इस पे हमें काफी तवज्जो देनी चाहिए। और हमारा प्लेटफॉर्म जो है हर वक्त हाजिर है दोनों चीजों के लिए। इसीलिए हमने इस वक्त अपने तौर पे हमने नहीं करा कि हमें वो चीजें मालूम नहीं होंगी, तो हमने एयरफोर्स के साथ और बाकी पाकिस्तान नेवी के साथ भी हम कर रहे हैं, पाकिस्तान जो फौज है उसमें कोर के साथ भी हमारी लेजों हैं, रेंजर्स के साथ भी हमारी लेजों हैं, कि उनको जगहें पता है जहां एक्चुअल जरूरत है। और आज हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह C-130 चला भी गया, और वो जाके वहां पे जो जगहों पे असल जरूरत है, जहाँ पे हमारा लैंड रूट नहीं है, वहां पे जाके हम इसमें काम कर रहे हैं। बल्कि बड़ी अहम बात आपने बताई है
क्योंकि इदरीस गीगी साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी जिक्र किया कि मस्बत और अच्छा किरदार रहा है और एयरफोर्स के साथ मिलकर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ सलमान असलम साहब भी मौजूद हैं, सदर काठी, इनको भी वेलकम करता हूँ शो में और इनसे भी जानना चाहूँगा कि सर एक तो मेरे ख्याल क्योंकि सैलाब ज़दगान का मौजू बहुत ही अहम है, मैंने बात तो तिजारत सनत पे करनी है लेकिन तमहीद में चूँकि बात की है तो मैं चाहूँगा कि इब्तदाइये में आप भी जिक्र करें कि आप लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं और काविशें कर रहे हैं इस सिलसिले में। जी सलमान असलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, हमने इस पे काम स्टार्ट किया था 1 महीने पहले, जब बलूचिस्तान में फ़र्स्ट वे ये जो बारिशों के बाद तबाहियाँ आई थी, और उसमें हमने ये किया था कि काटी के प्लेटफॉर्म से हमने सारे दोस्तों को जोड़ा और उसके बाद हमने एक फुल फ्लैज कैंपेन लॉन्च करी जिसमें हमने बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट खुसदार और उसके मुख्तलिफ़ तहसील वहाँ तक हम तकरीबन 2-2.5 हज़ार फैमिलीज़ के लिए हम पूरे मंथ की का राशन, टेंट्स और सारी चीज़ें लेके गए। अच्छा, इस ड्राइव को जब हमने किक ऑफ किया तो उस पे मैं ख़ुद पर्सनली, जैसे सुलेमान ने बताया कि हमें मुस्तहिक आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे ऑन ग्राउंड कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जब हम बलूचिस्तान गए तो वहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होकर जब मैंने ख़ुद इवेलुएट किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ जो लोगों को, एक तो डिस्टेंसेस इतने बड़े, उसके बाद उनके घर गिर चुके, मवेशी बह गए, प्लस वहाँ पे कॉलेरा फैलना शुरू हुआ, लोगों के पास सर छुपाने के लिए कोई जगह, मिट्टी के घर थे, बारिशों ने उसको तबाह कर दिया। तो उधर जाकर हमने फिर उसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया। सेकंड फेज़ में रिहैबिलिटेशन के ऊपर हमने वर्किंग शुरू करी कि हम जाकर वहाँ पे वाटर का सबसे बड़ा इशू है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, तो हमने वाटर वेल्स के ऊपर काम शुरू किया। फिर ये सिंध के सैलाब आ गए तो सिंध में हमने कोलैबोरेशन करी विद रेंजर्स, और अब हमारा कल हमने इसी सैलाब के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें हमने कोरंगी में मौजूद सारी इंडस्ट्रीज़ और पूरे पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि काटी एक ख़ुद बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है जिसको हम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चल रहे हैं, तो हर इदारा पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जाकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स आवर ब्रदर्स सिस्टर्स, वो हम पूरी कर सकें। तो अब हम कल पर आज हमारे ट्रक्स रेडी हो रहे हैं, तकरीबन 10 के करीब हमारे ट्रक्स जो हैं सैटरडे को सिंध और बलूचिस्तान दोनों तरफ, जिसमें हमने माइक्रो लेवल पे उसकी असेसमेंट करी है कि जहाँ पे बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे इमीडिएट रिलीफ के लिए 7 दिन की सप्लाईज चाहिए, जिसमें ड्राई आइटम्स हैं, जहाँ बहुत सी जगहों पे मेडिसिन्स चाहिए, बहुत सी जगहों पे जहाँ पे बलूचिस्तान में हमें कुछ मेडिसिन्स भेजनी है, कुछ इवन के मॉस्किटो नेट्स, हम बड़े माइक्रो लेवल पे गए, मॉस्किटो नेट्स से स्लीपर से कपड़े, पिल्लोज, हमने तकरीबन अब जो हमारा टारगेट है कि 4,000-5,000 फैमिलीज़ को हैंडल करें, जिसमें हम उनको ज़रूरत की हर चीज़ फॉर रिलीफ ऑफ 15-20 डेज़ मुहैया करें, उसके बाद उनको स्टेबलाइज करेंगे। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं एक और नुक्ते की जानिब भी जाऊँगा। सुलेमान चावला साहब, आप जिक्र भी कर रहे थे कि कल आप लोगों ने इस बारे में बात की कि जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, इट हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट इट विल हैव डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट ऑन इंडस्ट्रीज़। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जहाँ एक तरफ सैलाबी कैफियत मुल्क को एक अजीब-व-गरीब पेचीदा सूरत हाल में डाल रही है, सनतकार ताजिर इतने महंगे दामों पर जब बिजली के नर्ख पे करेगा तो वो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से कितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन क्रिएट होगा, उससे जो एक क्राइसिस क्रिएट होगा शायद वो सैलाब की कैफियत से ज़्यादा नुकसानदेह हो। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसमें वाकईतन हमें इस वक्त गवर्नमेंट को हमारे साथ बैठ के इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। आप यकीन करें कि इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंची हुई है और बंद होने की तरफ जा रही है, और इस वक्त अगर हमने नहीं इसको एड्रेस करा तो आगे जाके मजीद तबाही और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि पूरे पाकिस्तान में आने वाली है उसका अंदाजा नहीं। अब आप ये देखिए कि जो यूनिट जो 21 रुपए का था 4 महीने पहले, अब वो 42 रुपए और 50 रुपए और 60 रुपए पे आ रहा है। फिक्स चार्जेस की मद में इन्होंने जो है जो बेहोशबा इजाफा कर दिया। वो कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी, और इन हालात में कि जिसमें आगे सैलाब के बाद जो है वो इनपुट कॉस्ट आपकी मजीद बढ़नी,
कॉटन की क्रॉप खराब हो गई है, बाकी क्रॉप्स खराब हो गई हैं, उनको तो हम देख लेंगे कि क्या होता है। मगर इस वक्त जो बिजली का इजाफा है वो तो मेरे ख्याल से शहरों में ज्यादा सैलाब की कैफियत पैदा कर देगा, ना कि जो है वो इस वक्त पानी के सैलाब पे। मगर इस वक्त हमारा जो फोकस है वो यही है कि हम इंडस्ट्री को किस तरह बचाएं कि जो लोग हैं वो बेरोजगार ना हो। इस वक्त हमें जरूरी है कि ये देखना चाहिए कि हम किस तरह इसको इनपुट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक को हम नीचे लाएं कि इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। चलें अब इस सोल्यूशन की तरफ छोटे सा एक आपको लुकमा देता हूं, फिर जाता हूं सलमान साहब की जानिब। अगर कैप्टिव पावर के लिए या सेल्फ जनरेशन के लिए गैस सप्लाई बढ़ा भी दी जाती है, जो कि एक टेम्पररी सोल्यूशन ये कह रहे हैं कि करेंगे या कर सकते हैं, तो तब भी क्या कॉस्ट्स किसी तरह से कम की जा सकती हैं? बिकॉज दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इफ दे पंप मोर गैस इनटू द सिस्टम ताकि कुछ रिलीफ कराची के इंडस्ट्रीज को मिले, तो विल दैट बी ए गुड सोल्यूशन और नो? जी वो भी अच्छा होगा, मगर जो फिक्स चार्जेस की मद में उन्होंने इतने ज्यादा इजाफा कर दिया, वो हमें असल मसला उससे आएगा, उससे हिट आएगा, इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसको हमें देखने की जरूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया यहाँ पे सलमान असलम साहब। बेसिकली बात ये है कि क्योंकि अब ताजिर सनतकार बिरादरी यकजा है इस मामले में, और ये जो संजीदा नुक्ता उठाया है सुलेमान चावला साहब ने, इस मुतल्लिक आप क्या राय रखते हैं? और अगर सेल्फ जनरेशन के लिए या कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस ज़्यादा दे भी दी जाती है तो आई थिंक दैट विल ओनली बी ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट, बिकॉज अक्टूबर तो हमारे सर पे है, फिर सर्दियों के अंदर वही हाल होगा। जी मैं स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूँ सुलेमान का ये सारा जो बातें सुलेमान ने अभी करी हैं, और मैं इस पे फर्दर एक्नॉलेज आपको ये करता हूँ कि इस वक्त जो देयर आर कपल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की 52 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से लोगों ने पे किया है। अब आप ये देखें कि सेंसिटिव इंडस्ट्री एक तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्री है जिसमें फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है और जो कि इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रही है, उसकी प्राइसेस ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं बाय ड्रग अथॉरिटीज़। वो इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद वो आगे पास ऑन भी नहीं कर सकती। देयर आर मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज जिसमें आप पैकेजिंग ले लें, जिसमें आप FMCGs ले लें, उनकी सेकेंडरी प्रोडक्ट और प्राइमरी प्रोडक्ट सब के इलेक्ट्रिक पे चल रही है। दे आर कैटेगराइज इनटू जनरल इंडस्ट्री। 52 रुपीज़ के चार्जेस पे, considering inflation, considering raw material, considering labor, considering everything on board, इंडस्ट्री तो बंद होने क्या जा रही है, तकरीबन बंद होने की अच्छा, तरफ। मैं अब लेबर का एलिमेंट आपके साथ छोटा सा सलमान साहब डिस्कस करता हूँ, इसको आप अपने जहन में क्लियर करें कि अब लेबर विल गो बैक टू देयर विलेजेस फॉर रिकंस्ट्रक्शन इफ गवर्नमेंट ऑफिस पैकेजेस। और आपको पता है ऐसे पहले भी हुआ है जलजले के दौरान, जो पिछला जलजला था तब आप भी बहुत नौजवान थे, मैं भी बहुत नौजवान था, तो वैसे अभी भी हैं हम। हाँ। लेकिन यह कि मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ये लेबर जब वापस चली जाएगी तो लेबर कॉस्ट भी जैकअप हो जाएगी जैसे तब हो गई थी, और आपको पता है उसको रिलैक्स होने में लेबर कॉस्ट को तकरीबन 3-4 साल लगे थे कम से कम। जी जी, आप पहले जवाब दे दें सलमान साहब, फिर मैं सुलेमान साहब की देखिए मसला क्या हुआ, अगर आपसे जो मैं आप जो बात कह रहे हैं ना, इसकी करंट रीसेंट एग्जांपल आपके पास इंडिया में कोविड का इम्पैक्ट है। इंडिया का जो बिजनेस सारा स्प्लिट हुआ था, पाकिस्तान जो हमने अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग हुई थी, उसकी लेबर वापस चली गई थी, मिस हैंडल्ड हुई थी और लेबर अपने विलेजेस में चली गई। तो देन व्हेन समवन रीच देयर, और ये लेबर का माइंडसेट है कि वो वहाँ पे जाके सेल्फ जनरेशन में कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं। सुलेमान चावला साहब, आपको पता है कि मेजर इनपुट कॉस्ट आप समझ लें, ये एक हमारी पैदावारी लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लेबर कॉस्ट है। और यू मस्ट बी वेल अवेयर कि इस वक्त हमारी लेबर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आई हुई है और वो परेशान है बैक होम के लिए। और अगर अब ज़ाहिरी बात है रिकन्स्ट्रक्शन का पैकेज विद इन 10-15 डेज़ आ जाएगा, मानसून इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, देन दे विल बी रनिंग बैक टू देयर विलेजेस, टेकिंग अप जॉब्स दैट आर डिफरेंट इन नेचर। अब उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की लेबर तो जाएगी ही जाएगी, इंडस्ट्रियल लेबर जो कि नॉन सेटल्ड है और जिसका बड़ा रोल होता है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं उसकी एक अहमियत होती है, लोडर होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे अनस्किल्ड लोग होते हैं फैक्ट्रियों में, ये लोग वापस चले जाएंगे सर, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इस तरह के अनस्किल्ड लेबर की, क्या कहते हैं आप? अली साहब, इस सिलसिले में मेरी जो आपसे मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इस वक्त
इतना इनपुट इसका नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो इस वक्त सैलाब की जगह हैं उसमें है बलूचिस्तान और अपर सिंध, जहाँ से लेबर नहीं आती। सिंध लेबर ज्यादातर जो हमारे यहाँ है वो है KPK वगैरह, वहां से जो प्रॉब्लम आएगा वो थोड़ा बहुत आएगा। मगर देखें इस वक्त हमारा मेजर इशू वो नहीं है, हमारा मेजर इशू इस वक्त रिहेबिलिटेशन है, इस वक्त फ्लड रिलीफ, लोगों को रिलीफ देना है, बिजली, हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो है, वो जिस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा, और अगर आएगा तो वाकईतन जैसे आपने फरमाया कि सैलाब जब ज़लज़ला आया था उस वक्त हमें हुआ था, तो उसको तो हम देख लेंगे। पहले इस वक्त जो सर पे तलवार लटकी हुई है बिजली की और इनपुट कॉस्ट की और लोगों की मदद की, वो तीन चीजें हैं। इस वक्त हमें जो अपनी प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो करना चाहिए बिजली की कॉस्ट, हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसके बाद इनपुट कॉस्ट, डॉलर की जो चीजें हैं उसको देखना चाहिए, और उसके बाद हमें जो इनको रिलीफ देना है लोगों को, लोगों के लिए रिहेबिलिटेट करना है, उसमें हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहिए, ना कि हम अपने इंडिविजुअली जाएं और इसको करें। हमें इस वक्त जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग मौजूद हैं, सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, उसको हम यूज करें, और जो इदारे हैं उनको हम यूज करें, और इसको हम इसको रिहेबिलिटेशन में जाएं, उसको हमें ज्यादा इफेक्ट करना चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला, जो तलवार हमारी लटकी हुई है, जैसे सलमान असलम साहब ने फरमाया कि हम इंडस्ट्री के तबाही के दहाने पे हैं, उसको हम देखें, ना कि हम जो है इधर उधर देखें। वो तो इंशाल्लाह जब आएगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो मसला अपेरेंटली इतना नहीं आएगा, जो मेरी अपनी वर्किंग है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो इस वक्त जो सर पे मसला खड़ा हुआ है उसको हम पहले देखें। अच्छा, यहाँ पर फिर एक अहम नुक्ता और आता है, मसला कुछ ऐसा है सुलेमान चावला साहब के कराची के अंदर, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है इट इज़ इन प्राइवेट हैंड्स, वेयर इज़ इन द पंजाब दिस इज़ प्राइमरीली विद डिस्कोस, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वहाँ पर रिलेटिवली हम अगर देखें, आई एम नॉट रियली श्योर, बट पहले यही कहा जाता था कि उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन लॉसेस का जो मेजर कंपोनेंट है वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है जब से प्राइवेट हैंड्स में आई है, क्योंकि इनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की कंसर्न है। तो इशू अब ये है कि इस डिस्पैरिटी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आता है, इसकी वजह से कोटे पर भी इम्पैक्ट आता है, इसकी वजह से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट तो नहीं लेकिन ट्रांसमिशन के एलिमेंट के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर फेडरल रिसोर्सेज हैव टू बी शेयर्ड, कराची शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय कोटा। तो ये सारी चीज़ें इनको किस तरह एड्रेस करेगा गवर्नमेंट? जी नहीं, देखें वहां पे जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जो बिजली बना रहे हैं वो अलग अलग। तो ट्रांसमिशन लॉसेस जो आ रहे हैं वो आवाम पे इतने ज्यादा नहीं होते, जबकि के इलेक्ट्रिक जो भी बिजली बना रही है, एक तो उनके जो हमें ये देखना चाहिए कि के इलेक्ट्रिक के जो प्लांट हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं है, उनको देख के, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके हवाले से भी हमें देखना चाहिए, उसको अलहदा करना चाहिए कि दोनों कंपनियां अलग अलग हों, हमें पता हो कि जी कौन सी कंपनी लॉस में है और कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है। ये ना हो कि दोनों चीजें, अगर वो अपना जो बना रहे हैं उसमें लॉस आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डाल रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे काम नहीं है, हमारे अपने काम बहुत हैं, ये गवर्नमेंट इसको देखे और हमें एक ऐसी बिजली दे कि जो हम अपने जो ममालिक हैं, जो हमारे एडजॉइनिंग ममालिक हैं, उनके साथ हम कम्पीट कर सकें। अब मुझे आप ये बताइए कि मेरा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसकी बिजली की कॉस्ट यहाँ पे एक्स है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे कम है, तो वो कैसे कम्पीट कर सकेगा? आज तो आपने इंपोर्ट बैरियर्स लगाए हुए हैं, आप अगर वो इंपोर्ट बैरियर खत्म हो जाएं तो जो मल्टीनेशनल है वो यहाँ से क्यों जा रही है फार्मास्यूटिकल? इसलिए कि उनकी कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है और बाकी जगहों पे कम है। तो हमें अपनी कॉस्ट नीचे लानी होगी, इस तरह नहीं करना होगा कि हम इस वक्त 52 रुपए यूनिट पे चले जाएंगे तो हम लोकली कैसे कम्पीट कर सकेंगे, फिर हम आवाम को कैसी सस्ती चीजें दे सकेंगे? हमें इसको देखना है कि हम किस तरह इसको नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है और उसको हल करने के लिए हुकूमत को फिलफौर कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर सलमान असलम साहब, हमेशा जब भी आप आते हैं तो मैं माइक्रो थोड़ी मैनेजमेंट की बात भी कर देता हूँ। आपने देखा कि तरक्याती कामों के लिए भी आप लोगों के यहाँ एक झेली इदारा बना यहाँ कुरंगी के अंदर, उसने अच्छा काम किया जब हुकूमत उसको साथ लेकर चलना चाह रही थी। अब वो इतना मौसर नहीं क्योंकि हुकूमत भी उस हिसाब से तावन नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर एक बात हुई थी स्मार्ट ग्रिड की और क्लस्टर के हिसाब से कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद अपनी ग्रिड के ज़रिए मैनेज करना चाहता है
या अपनी बिजली खुद ही जनरेट करना चाहता है, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, खुद ही बिल करना चाहता है, तो उसको इसकी भी आज़ादी हो और ये आइसोलेटेड ग्रिड हो, जिसके माने ये हैं कि ना तो आप यू आर सब्जेक्टेड टू लोड मैनेजमेंट, नीदर आर यू रिस्ट्रिक्टेड टू द नेशनल टैरिफ। तो इस पर थोड़ा वर्क हो सकता है। यहाँ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने सुना है सबसे टॉप की कंपनियाँ यहाँ पर हैं। देखिए जी, आज तक जितनी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिजनेसमैन के साथ बैठ के वर्केबल सॉल्यूशंस पे बात हुई है, वो सक्सेसफुल हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि ये डिसीजन तो होना है नेपरा की साइड से। कोई एक नया आदमी तो आके नहीं इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता ना। हम के इलेक्ट्रिक को अगर कहें कि हम पैरेलल चला रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, ये कंट्रोल्ड है। अब पॉइंट ये है कि इस वक्त जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है कि अपकमिंग चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन, जो फूड स्कार्सिटी आने वाली है, जो खाने की ज़रूर, देखिए गंदम की फसल ख़त्म हो गई है, जनूबी पंजाब अफेक्टेड है, सिंध अफेक्टेड है, आपका एरी का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के बाद चावल का एक्सपोर्ट यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाता है, और ये सारा सिंध में ज़्यादातर इसका वॉल्यूम जो है वो सिंध से एरी जाता है, जो अफ्रीकन रीजन जाता है, चाइना जाता है, वियतनाम जाता है। अब पॉइंट ये है कि ये सारी क्रॉप्स जो हैं जो सेकंड स्पेल ऑफ रेन आया था उसके बाद ये क्रॉप 40% के करीब, 20 से 40% के करीब डैमेज हो चुकी हुई है। अच्छा, आपने बात करी कि लेबर वापस कैसे जाएगी, बिकॉज ऑफ द फ्लड सीजन। इस वक्त तो आपको मैं ये बताऊं कि जो राइस मिलर्स के अंदर जो लेबर काम करती है और जो पोल्ट्री सेक्टर को देखते हैं, या वो स्टॉक जो पंजाब और सिंध के दरमियान रॉ मटेरियल ऑयल एडिबल ऑयल की सप्लाईज यहाँ से जाती हैं पंजाब और पंजाब से आती हैं, वो सब रुका हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ मिल्स आई नो जिनकी 15 दिन से प्रोडक्शन बंद है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड। अच्छा, अब रॉ मटेरियल जो पंजाब से आता था बिकॉज ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीच में डैमेज हुआ है, उसको रीबिल्ड करने में गवर्नमेंट को कितना टाइम लगता है, जब पानी वहाँ से हट रहा है और जो डैमेजेस आए हैं रोडों पे, उधर ऐसे ऐसे पैच है कि 5 किलोमीटर का पैच जो लोग बताते हैं 4-4, 5-5 घंटे में नहीं टैंकर्स वहाँ से नहीं निकल सक रहे। सेवन से रूट जा रहा है, जो नीचे जो सीधा जो सिंध को रूट जाना है, वो आपको सेवन से बाईपास कर जाना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना बड़ा चैलेंज, आज 3 रुपये डीजल भी बढ़ गया, 2 रुपये पेट्रोल भी बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। के इलेक्ट्रिक को मैं कहूँ अगर दोष भी नहीं देता तो जो टैरिफ के हिसाब से हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। हम ये कहाँ पे लेके जाएंगे, इंडस्ट्री चलाएंगे कैसे, कोई सेकंड ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रही। आप मॉनेटरी पॉलिसी 15% का रेट है, 15 पे बोरिंग रेट दबाव में आ गए, वरना इससे बढ़ा देते। तो उसके बाद अगर 18% की बोरिंग, मुझे ये बता दें पूरे रीजन, जैसे सुलेमान भाई अभी कह रहे थे कि रीजन से कंपेटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया का मार्कअप रेट तो देख लें, डिस्काउंटेड पॉलिसी रेट तो देखें, 4.5-5%। हम यहाँ पे एसएमई को फंडिंग देंगे 18% पे, पूरा ग्रॉस मार्जिन कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट करती है 30% पे, 18% तो मार्कअप कॉस्ट है। आप बताएं तो सही कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, लेकिन सुलेमान चावला साहब, यहाँ इनके नुकात के अंदर एक बड़ा अहम नुक्ता था। वैसे तो मैं कराची सेंट्रिक या सिंध सेंट्रिक नहीं होना चाह रहा, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट राइट नाउ दैट द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द होल कंट्री हैज़ बीन डिसरप्टेड। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रोड नेटवर्क, तो हमारा इतना बड़ा क्राइसिस है कि पहले तो कराची हैदराबाद जिसे मोटरवे कहते हैं, मोटरवे नहीं है, इट्स जस्ट एन अपग्रेडेशन ऑफ द सुपर हाईवे। एंड सेकेंडली बिटवीन हैदराबाद एंड सक्कर, right up to Sakkar Multan motorway तो is brilliant, Sakkar Multan motorway is a landmark, but in between जो एरिया है बड़ा dilapidated रोड नेटवर्क है। 3 हाईवेज हैं हमारे पास सर, इंडस भी है, नेशनल हाईवे भी है, मेरान हाईवे भी है, बट नन ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल रोड नेटवर्क। सर इस सिलसिले में आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करें सुलेमान चावला साहब, और हाईलाइट करें इस इशू को कि जहाँ इतनी बातें होती हैं मोटरवे की, ज़रा यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर करें। जी सुलेमान साहब। मेरा इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है, तो मैं कोई आपसे इसमें कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैं वाकई अगर आप ये जो कह रहे हैं वाकई डिप्लीट हुआ है रोड नेटवर्क, जो हम लोगों से सुन रहे हैं, जैसे सलमान असलम साहब ने भी फरमाया, तो हमें इस पे बात करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह आपकी बात को लेते हुए आगे चलते हुए जैसे ही हमारी मीटिंग होगी हम उसको उनसे इसको डिस्कस भी करेंगे। और मगर इस वक्त गुजारिश आपसे ये है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉज पे काम कर रहे हैं,
ट्रेड की, और हमें इसको ही आगे लेके चलना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके, मेरी हर इंडस्ट्रियलिस्ट से और हर जो भी इस वक्त लोगों की मदद कर रहा है, बहुत अच्छा काम है फ्लड रिलीफ के लिए, और हम कुछ ऐसे इदारे ढूंढें जो कि ऑर्गेनाइज हैं और जिनकी पहुंच है, उनके साथ हम इसको लेते हुए चलें। बड़ा अहम मौजू था आज का, और आप दोनों मेहमानों ने इस पर बहुत अच्छी जो है वो गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे ये जो यकजा होकर ताजिर सनतकार बिरादरी ने एक पैगाम भेजा है हुकूमत को कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करे और इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करे, तो ये एक मैं कहूँगा कि वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट द बिज़नेस कम्युनिटी इज़ यूनिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पीपल। तो ये बड़ी अहम बात है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होती जाए। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर से, सुलेमान चावला साहब का और सलमान असलम साहब का। प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाइव, वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।